दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज हम आपको ऐसे मेहमान से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो जिन्होंने अभी-अभी चंद दिनों पहले एक पैनल डिस्कशन में बहुत ही अद्भुत खुलासा किया। वो खुलासा देश में चल रहे चुनावी तरकट को, चुनाव में हो रही धांधली को और चुनाव आयोग की जो एक तरह से स्लेवरी है, गुलामी है इस देश में सत्ता में बैठे हुए लोगों के प्रति, जो वफादारी है उसको एक्सपोज करने वाला बहुत बड़ा खुलासा, बहुत ही जाने-माने अर्थशास्त्री और साथ में इलेक्शन में जो हो रही गड़बड़ी है उसमें लगातार जाँच कर रहे एक विद्वान जो है, उन्होंने किया। तो हमने आज उनको यहाँ पे आमंत्रित किया हुआ है और आप सब जानते हैं कि लगातार मैं जो हूँ, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जितना भी हो सके उतना इस गड़बड़ी को उजागर करने की कोशिश लगातार करता रहा हूँ। तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पर ये है कि सिर्फ़ इसको आप मनोरंजन के लिए ना देखें, या तो बहुत लोग खुश होके होके देखते हैं कि अच्छा चलो ये भी हो गया है। इसको समझने की कोशिश करें। हो सकता है थोड़ा एकेडमिक हो जाए मामला, लेकिन अपने देश के लिए देश के संविधान के लिए और अपने आप को एक नागरिक के तौर पर उस हैसियत को बचाने के लिए भी आप जो है थोड़ा, अगर एकेडमिक होना पड़े तो होइए भाई, भाई साहब और बहनें हमारी। और ये बातचीत थोड़ी हिंदी अंग्रेजी में मिक्स रहेगी, तो इस बात का भी जो है आपको अभी से एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं। पर बातचीत बड़े काम की है और हर एक नागरिक को इस देश के इस बात को सुनना चाहिए, सुनकर ना सिर्फ सोचना चाहिए, लेकिन अपने हक के लिए जागरूक भी होना चाहिए। ये सरकार और सरकार की गुलामी कर रहा जो चुनाव आयोग है, वो आपके साथ, हमारे साथ क्या कर रहा है। तो मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा, अब मैं जोड़ रहा हूँ परकला प्रभाकर जी को मेरे साथ और बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है, यू आर मोस्ट वेलकम वन्स अगेन एंड I think the expose during that panel discussion in which you were one of the panelists. You थे, I think आप थे, योगेंद्र यादव जी थे, प्रशांत भूषण जी थे और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब भी उसमें थे। एंड वहां पे आपने ये खुलासा किया है जो बहुत बड़ा है। और मैं बता दूं दर्शकों को ब्रीफ में कि वो खुलासा जो है इसका क्रक्स क्या है, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दैट एक्सपोज। वो ये है दोस्तों, 2024 की साल में जब लोकसभा के चुनाव हुए, साथ साथ में आंध्र प्रदेश की विधानसभा के भी चुनाव हुए। जैसे आपको पता है कि ओडिशा में भी वैसे ही हुआ था। अब आंध्र प्रदेश का जो चुनावी मॉडल इलेक्शन कमीशन का जो हमारे सामने आ रहा है, जो कि सर ने रखा है खोल के, वो ये है कि आधी रात के बाद चुनाव के दिन आधी रात के बाद, चुनाव तो खत्म हो जाता है 6 बजे, ठीक है, लेकिन तब तक अगर जो है तो वो वोट डाल सकते हैं। तो बताया जा रहा है, सर बता रहे हैं कि आधी रात के बाद तकरीबन 17 लाख 17 लैक्स वोट 6 सेकंड प्रति 6 सेकंड, मतलब 6 सेकंड डाल गए वो। प्रभाकर सर कहते हैं कि करीब करीब 3500 बूथ पर जो मतदान है वो रात को 2 बजे तक चला। वो ये दावा करते हैं, ये क्लेम कर रहे हैं प्रभाकर सर कि ये हुआ है और वो अपने घर की तो कोई खेती नहीं है कि ये आंकड़ा बना के दे दिया। इलेक्शन के कमीशन के ही जो आंकड़े हैं वही, उन्हीं का स्टडी करके सर ने ये सब हमारे सामने रखा है। प्रभाकर जी ने आगे इसमें इस डिस्कशन में एक्सपोज किया था कि तकरीबन ये कहा जा सकता है कि अगर रात के 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक का अगर वक्त पूरा गिन लिया जाए तो 52 लाख वोट बढ़े हैं, ठीक है, 8 बजे से लेके रात के 2 बजे तक, ठीक है। और इसमें सिर्फ आधी रात के बाद ही 17 लाख वोट बढ़ाए गए हैं। और मजे की बात यह है कि हर 20 सेकंड में एक वोट, अगर इसकी एवरेज निकाल दे तो हर 20 सेकंड में एक वोट डाला जाता है। अब ईवीएम रिसेट वाला भी तो एक मामला होता है ना, ये रिसेट होता है हर 14 से 15 सेकंड में। तो 6 सेकंड का अगर इसको निकाले गिन के तो 6 सेकंड का एवरेज निकल रहा है। कोई आया 6 सेकंड में वोट डाल के चला गया। तो ये कैसे हुआ है, ये चमत्कार किन महाप्रभु के आशीर्वाद से हुआ है, और इसको समझाने की बात
हम उनसे पूछेंगे सर से, और सर जो है वो इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं, हम भी उनसे पूछ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है मामला कि ये हरण इस तरह से जो है वो हो चुका है लोकतंत्र का, और अगर कहें तो लोकचंद्र का भी। तो अब सर आपका, जैसे मैंने कहा, बहुत बहुत स्वागत है। नाउ मैं उसके साथ में स्लाइड्स दिखाता जाऊंगा। सर ने जो प्रेजेंटेशन किया है, आई विल कीप शोइंग। मयूर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। मेरे को आपके शो में आने का बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर मैं एक बात दोहराता हूँ, मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ। I know. I said early. I already gave the disclaimer. We will have a mixed language. Sir will थोड़ा try to speak बर्दाश्त कीजिए, Hindi थोड़ा as हिंदी much. बर्दाश्त कीजिए। कभी कभी बीच में अंग्रेजी में बोलता हूँ, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है। बिल्कुल। और आपसे और आपके दर्शकों से मेरा अनुरोध ये है कि थोड़ा सा मेरे साथ रहिए, क्योंकि बहुत डेटा का मामला है ये। आप माइंड स्विच ऑफ मत कीजिए। मैं थोड़ा जितना सिंपल कर सकता हूँ उतना सिंपल करूँगा। थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। मयूर भाई, आंध्र प्रदेश में हमको 46,000 बूथ्स है जी। और बूथ का एवरेज स्ट्रेंथ 891 है। ये आपका ध्यान में रखिए, थोड़ा बाजू रखिए। एवरी बूथ ऑन एन एवरेज वोट्स जो है वो 891 है। जी, 891 एवरेज। एवरेज। तो अगर 10 वोट किसी बूथ में कम है तो 10 किसी और बूथ में ज्यादा होगा। ये एवरेज का मतलब ये है। और 5 बजे तक आपको पोलिंग हुआ 68.04। 5 बजे से 8 बजे तक वो पहुंचा है 68.14। इसका मतलब यह है कि 3 घंटे में, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक 3 घंटे में सिर्फ 0.08% पोलिंग हुआ था। एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट। बढ़ोतरी 0.08। 0.08 का मतलब यह है कि सिर्फ 46,000 बूथ्स में सिर्फ 34,000 वोटिंग हुआ था 3 घंटे में। आप कल्पना कीजिए। इसका मतलब यह है कि लगभग पोलिंग समाप्ति हो गया है ना। 3 बजे आप एक बूथ को ले आइए। वो अगर आप एक बूथ को ले आएंगे तो इसका मतलब है कि 3 घंटे में 4 या 5 वोट आया बस। जी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि 3 घंटे में सिर्फ 7 वोट पड़ा है बस। इसका मतलब यह है कि पोलिंग ऑलमोस्ट ओवर। लेकिन 8 बजे से 11:15 बजे रात तक और एक आंकड़ा आया हमारे सामने, इलेक्शन कमीशन रिलीज किया। ये आंकड़ा ये बताता है कि 8 बजे से 11:15 बजे तक 8.38% बढ़ोतरी फिर हुई। इसका मतलब यह है कि 8 बजे से लेकर 11:15 बजे तक 34 लाख वोट, लगभग 35 लाख वोट का पोलिंग हुआ था। सुन देखिए, 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक सिर्फ 35,000 वोट, और 8 बजे से लेकर 11:15 बजे तक 35 लाख वोट। मामला खत्म हुई नहीं, मामला आगे बढ़ी है। 11:15 बजे रात से लेकर के सुबह 2 बजे तक सिर्फ 3,500 बूथ में 17 लाख 19,000 या 20,000 बोल सकते हैं, 17,20,000 वोट पड़े हैं। जी। इसका मतलब यह है कि 11:15 बजे से
2 बजे तक मतलब 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट का मतलब ये होता है कि 135 मिनट, है ना? 135 मिनट में 3500 बूथ में 17,20,000 वोट पड़े हैं। आप थोड़ा ड्रिल डाउन कीजिए और थोड़ा नीचे आइए। आप नीचे थोड़ा आए तो क्या मिलेगा आपको? एक बूथ में एवरेज, एक बूथ में 491 वोट्स आए हैं। 491 वोट्स बिल्कुल, प्रति बिल्कुल। प्रति एक बूथ एवरेज। अगर एक बूथ में 10 कम है तो कहीं और दूसरे बूथ में 10 वोट ज्यादा ही आना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज ऐसी होता है। ओके, इसका मतलब यह है कि 3500 बूथ्स में 135 मिनट में 17,20,000 वोट का मतलब यह होता है हर एक बूथ में 491 वोट्स। इसका मतलब एक मिनट में 3.56 वोट्स। एक बूथ में एक मिनट में 3.6 वोट्स। इसका मतलब यह होता है कि हर एक 20 सेकंड को एक वोटर, हर एक 20 सेकंड को एक वोटर। आप एक बार एक पोलिंग बूथ का कल्पना कीजिए आपके दिमाग में, तो आपको ये मिलेगा, ये देखने को मिलेगा। अगर आप कई दीवार के ऊपर कुछ कीड़ा बन के आप ठहरेंगे तो आपको जी। ये मिलेगा। देखिए, वोटर आएगा, वोटर आएगा, आपका पर्ची दिखाएगा पार्टी एजेंट्स को, उसके बाद पोलिंग ऑफिसर के पास जाएगा, फिर दिखाएगा, वो नोट करेगा, टिक करेंगे इलेक्टोरल रोल का, और उसके बाद दूसरा पोलिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, उसको वो आपका दस्तखत लेंगे ना, या नहीं तो आपका थंब इम्प्रेशन लेंगे, और उसके बाद और एक पोलिंग ऑफिसर आपको इधर इंडियन इंक से मार्क करेंगे। उसके बाद जाएंगे, फिर आप कंपार्टमेंट में जाएंगे। कंपार्टमेंट जाने से पहले वो मशीन को एक्टिवेट करेंगे और एक पोलिंग ऑफिसर, जी। आप वोट डालेंगे। वोट डालने के बाद 7 सेकंड के लिए आपको डिस्प्ले आएगा और वीवीपैट गिरेगा। 7 सेकंड, और 7 सेकंड में आप कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद आप जाएंगे, बिकॉज वी हैड साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर लोकसभा एंड विधानसभा, तो और एक कंपार्टमेंट में जाएंगे। वो कंपार्टमेंट में फिर आप वोट डालेंगे। 7 सेकंड के लिए आपको डिस्प्ले आएगा, वीवीपैट गिरेगा और आप बाहर आएंगे। इसका मतलब क्या है? 20 सेकंड में ये पूरा हो रहा है। 20 सेकंड में से 7 और 7 सेकंड डेड टाइम है आपका ईवीएम का। सो 14 सेकंड्स आप 20 सेकंड से माइनस कर लीजिएगा, तो आपको मिलेगा सिर्फ 6 सेकंड मिलेगा। लेकिन मयूर भाई, ये आप ध्यान में रखना है, क्योंकि हम 2 वोट किए हैं, 2 वोट, विधानसभा के लिए एक, लोकसभा के लिए एक। इसका मतलब ये होता है 6 सेकंड्स में आप 2 वोट डाले हैं। इसका मतलब है एक वोट के लिए सिर्फ आपको मिलेगा 3 सेकंड का टाइम। 3 सेकंड्स, 3 सेकंड का टाइम, 3 सेकंड्स। आप मयूर भाई, आप बहुत एक्सपीरियंस पत्रकार है और कई बार वोट भी किए हैं। आप मेरे को आप ये बताइए कि ये संभव होता है क्या? 20 सेकंड में एक वोटर अंदर जाके 2 वोट डाल के बाहर आएंगे, और इसमें से 14 सेकंड डेड टाइम है। इसका मतलब 6 सेकंड में इतना करके 2 वोट डाल के आना है। आप कल्पना कीजिए, आपका दर्शकों को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कल्पना कीजिए ये। और दूसरा, इसका मिस्ट्री और बताता हूं आपको। देखिए, 6 बजे ऑफिशियली पोलिंग क्लोज हो जाता है, ठीक है ना? लेकिन जो कतार में खड़े हैं
वो लोगों को वोट करने का अधिकार है। अब जितना भी टाइम चाहिए उतना टाइम ले लेंगे, करेक्ट, वोट करेंगे। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन लेकिन कंडीशन से, एक 6 बजे आपको गेट को क्लोज करना पड़ेगा। तो नया कोई 6 बजे के बाद आके शामिल होने के लिए एब्सोल्यूट चांस ही नहीं है, एक। और जो लोग खड़े हैं उन लोगों को आपने टोकन देने का रूल है, टोकन देना है। वो टोकन सब लोग अंदर जाके वोट करने से पहले वो टोकन उधर दाखिल करना पड़ेगा और उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने प्रिजर्व करना है। ट्रू। सेकंड, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डायरी में ये लिखना है कि पोलिंग समय ऑफिशियली खत्म होते ही और भी लोग खड़े हैं जी। में, तो उसको हम टोकन, इतना टोकन्स दिए हैं, इतना टोकन्स देने के बाद उनको वोट करने के लिए हम अलाउ किए हैं। तो पोलिंग ऑफिसर का डायरी में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डायरी में है और ये टोकन्स होना चाहिए। और तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, ये रूल में है कि जो लोग क्यू में खड़े हैं उन लोगों का वीडियो करना है। कैसा करना है? ऐसा करना है कि उन लोगों का चेहरा स्पष्ट दिखना चाहिए। जी, बिल्कुल। ये भी प्रिजर्व करना है ना? और इन एडिशन और एक बात बताता हूं आपको मैं, अगर कोई भी 6 बजे के बाद वोट करना है तो वो 6 बजे से पहले क्यू में खड़ा होना चाहिए, है ना? तो बिल्कुल। इसका मतलब जो वोटर सुबह 2 बजे लास्ट वोट किया है, इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने ये बताया, खुलासा किया मीडिया कॉन्फ्रेंस में, लास्ट पर्सन टू वोट वाज एट 2 AM 2 AM। 114। ठीक है? इसका मतलब वो 2 AM जो वोट किया ना, उस वोटर कितने बजे तक क्यू में खड़ा होना था? शाम को 6 बजे। इसका मतलब शाम को 6 बजे से रात 2 बजे तक एक आदमी क्यू में खड़ा होके ऐसी आगे जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए। और फिर मन में कल्पना ये भी होती है सर कि जी। मतलब वो जिस बूथ में रात को 2 बजे जिस मतदाता ने मत डाला और रात को 6 बजे तो उसको खड़ा होना ही चाहिए। जी, मतलब 6 8 बजे के घंटा, बाद 8। आने की संभावना नहीं है। अच्छा, तो मतलब मैं यहाँ भी थोड़ा अपने दिमाग को दौड़ाता हूँ कि 6 बजे तक तो वो आ चुका है अपने बूथ पे, जी, और वो बूथ में ओवरऑल एवरेज वोटर्स जो हैं आप कह रहे हैं कि 891 है। कहीं हो जी, सकता है कि 900 होंगे, कहीं 950 होंगे, उससे जी, ज़्यादा है नहीं कुछ। मैक्सिमम जी, वोटर्स तो इतने ही हैं। जी, तो फिर ये 6 बजे जो खड़ा होगा, वो रात को जी। 2 बजे तक उस वोटिंग बूथ में कर क्या रहा होगा? मतलब 8 घंटा क्या कर रहा है वो आदमी? वही एक ये मिस्ट्री है ये। अच्छा, और एक थोड़ा मैं थोड़ा और डिटेल दे दूँगा आपको। जी। देखिए, 11:45 बजे से लेकर के 2 बजे तक तो की बात किए थे अभी। लेकिन आपको मैं पहले ये भी बताया कि 5 बजे से 8 बजे तक जी। सिर्फ 3 घंटे में सिर्फ एक बूथ में 7 वोट से ज़्यादा नहीं गिरा। नहीं, नहीं डाला बिल्कुल। नहीं गिरा ना? इसका मतलब जो 7 बजे या 7:30 बजे या 8 बजे वोट दिया, वो हुँ, कितने बजे आए थे? 6 बजे तक आ आना चाहिए ना? बिल्कुल। इसका मतलब 6 बजे को आके क्यू में खड़ा होके 8 बजे तक इतना लोग 491 लोग खड़े हैं ना, इसमें से सिर्फ 7 वोटर क्यों वोट डाला है 3 घंटे में? ये बताइए मेरे को। No, no, there is और no answer for that. And ओके, only मैं election commission can give if they have any answer. यस, ओके। और एक चीज़ भी बताता हूँ। आपको 68.0804% 5 बजे तक। इसका मतलब है एक बूथ में एवरेज
606 वोट पड़ना चाहिए, एक। सेकंड, 5 to 8 सिर्फ 7 वोट, ठीक है ना? और 8 बजे से पौने 12 बजे तक सिर्फ 75 वोट, ठीक है ना? लेकिन पौने 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक 490 वोट, ठीक है ना? लेकिन आपको आपको बूथ साइज क्या है? बूथ साइज 891 है ना? 891 में आप 606, उसके बाद 7, उसके बाद 75, तो आपको कितना मिला है? बाकी कितना होगा? आपको 891 91 में पहुंचने के लिए आपको सिर्फ 37 वोट्स बाकी है बस। ये 100% वोटिंग के लिए। अगर आप लेंगे ओनली 80.66, इसका मतलब ये है कि आपको ओनली 37 वोट है, और इसका मतलब ये है कि 454 वोट्स ज्यादा आए थे उस बूथ में, बूथ के कैपेसिटी से ज्यादा। इसका मतलब ये है कि इन बूथों में पोलिंग परसेंटेज इज 132। अगर 491 आप अकोमोडेट करना है तो आप 132% पोलिंग इन 3500 बूथ्स, ये कैसा पॉसिबल है मयूर जी? वो है ना कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। वही। तो इसको आप थोड़ा सा इसको एक मैं अच्छा, दिखा रहा हूँ। हाँ, मैं एक बात और बताता हूँ आपको। जी। मैं अभी इस इंटरव्यू में वो पैनल डिस्कशन में, उसके बाद, उससे पहले मैं जो लिखा था, मैं अभी बात कर रहा हूँ, बात किया था पहले, मैं हर एक शब्द आप चैलेंज कर सकते हैं, मैं प्रूव कर सकता हूँ। हर एक आंकड़ा आप चैलेंज करेंगे, मैं प्रूव कर सकता हूँ। मैं जो लिखा, जो बात किया, इससे मैं I'm bound by it। मैं ये सारे चीज बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत ही रिसर्च करने के बाद कह रहा हूं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार मैं वेरीफाई करने के बाद ही मैं ये बता रहा हूं। और इसमें से एक आंकड़े भी मेरा स्वयं नहीं है, ये सब खुल्लम खुल्ला आप अभी भी आप ईसीआई के पोर्टल में जाके आप भी पा सकते हैं। एब्सोल्युटली, वो वहीं पे है जी, और वो वहीं का हमने लिया है। मैं बगल में ये स्लाइड दिखा रहा हूं, लेकिन सर ताकि अगर कोई हमारे दर्शक इसको स्क्रीनशॉट लेके भी स्टडी करना चाहे, कर सकते हैं। ये पूरा प्रेजेंटेशन है, ये पावर पॉइंट, जिसके स्लाइड्स जो है, जो सर ने बनाए हैं, सर ने ही दिखाए थे, उन्हीं में से मैं ये यहाँ पे चला रहा हूँ, जो अभी वो बात भी कर रहे हैं और आप बगल में इसको देख भी सकते हैं। सर, पर सूत्रों के हवाले से जो फिर ये सूत्र कौन है इलेक्शन कमीशन के, जो कभी खुल के बाहर नहीं आते, लेकिन सूत्र के तौर पर जो हैं, कुछ गोदी में खेलने वाले लोगों के कान में आके कुछ बोल जाते हैं, और फिर वहां से बात आती है कि सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अगर यही सब आपको अभी दिखाई दे रहा है तो तब क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तो ये इसका भी जवाब दे दिया जाए। अच्छा, मयूर जी, ये अगर अभी क्यों बोल रहे हैं, दो वर्ष के बाद क्यों बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं ना, वर्ष सूत्र बोल रहे हैं या ईसीआई बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं। अच्छा, इस बीच में एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं, कि एक दोस्त ने, मैं ये सब बात करने के बाद एक दोस्त ने मेरे को बुला के फोन करके ये बताया, प्रभाकर क्यों भैया, तो परकाला, ये आप इतना प्रयास क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि ये पता नहीं है कि तुमको भाजपा को युवाओं को संगठित करने के लिए युवा मोर्चा है, महिलाओं को संगठित करने के लिए महिला मोर्चा है, किसानों को संगठित करने के लिए किसान मोर्चा है, दलितों को संगठित करने के लिए दलित मोर्चा है।
है ना? माइनॉरिटी की संगठित करने के लिए माइनॉरिटी मोर्चा है, इलेक्शन करने के लिए इलेक्शन मोर्चा भी है, वही है ये ईसीआई, ये बता रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपका सवाल के इसमें आता हूँ। जी। मैं आप कल क्यों नहीं बोला, परसों नहीं क्यों नहीं बोला, 1 महीने पहले क्यों नहीं बोला, 2 महीने पहले क्यों नहीं बोला, 2 साल पहले नहीं क्यों बोला? यही अगर इलेक्शन कमीशन का बहुत ही मजबूत डिफेंस है, तो जी, हँसने की बजाय मेरे पास कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, ले बिल्कुल। लेकिन मयूर भाई, वो जो 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 सूत्र बोल रहे हैं ना, वो वो सच नहीं है, क्योंकि हुँ, हुँ, सबसे पहले ऐसा हुँ, हो सकता है, ऐसा होने का संभावना है, ऐसा मिसयूज़ कर सकते हैं, ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, हुँ, ऐसी चीज़ें हुँ, पहली हुँ, बार हुँ, 2019 19 में इलेक्शन जो हुआ ना लोकसभा का, हुँ, उसके हुँ, बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने हुँ, एक मेमोरेंडम दिया। उसके दिया था। बाद हाँ, उसके बाद उसके बाद बहुत सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने खास करके वोट फॉर डेमोक्रेसी और वोट फॉर डेमोक्रेसी में जो जो लोग रिसर्च किए थे, वो लोग दे गेव फर्स्ट मेमोरेंडम इन मई 22, और फिर से दिया अगस्त 23, फिर से दिया ये 24 इलेक्शन के बाद, 24 इलेक्शन के बाद जुलाई में एक दिया, जुलाई में, जी। जुलाई में, और जी, अगस्त में फिर दिया, 2025 अगस्त में फिर दिया। और ये सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है, ये सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, वोट फॉर डेमोक्रेसी, कंसर्न सिटीजंस ग्रुप, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रुप, ऑल दीज पीपल हैव गिवन। अब तक इलेक्शन कमीशन से एक पत्र भी जवाब में आया नहीं है। तो अगर इलेक्शन कमीशन का सूत्र ये बता रहे हैं कि ये सब लोग कहाँ सो रहे थे, वो ठीक नहीं है, वो गलत है, वो असत्य है। और और 2000 और और एक 2024 के और एक बात बताता हूँ आपको, हुँ, मयूर भाई, और एक बात बताता हूँ। 25 2025 25 दिसंबर को बीजू जनता दल ने एक मेमोरेंडम दिया। इतना बढ़िया मेमोरेंडम है, इतना डिटेल्ड मेमोरेंडम है। ये हम एक दिखा रहे हैं अभी, लोगों को दिखा रहे हैं स्क्रीन दिखाइए, पे। प्लीज दिखाइए। हुँ, इसमें बीजू जनता दल ने ये साबित किया कि 17C और फॉर्म 20 में इतना अंतर है कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो पोलिंग प्रतिशत आपने ऐलान किया और जो आपने गिनती किया, उसमें बहुत फर्क है। ये आप कैसा कर सकते हैं, ऐसा एक बड़ा मेमोरेंडम दिया। अब तक दिसंबर 2025 से अब तक एक वाक्य भी जवाब के रूप में, समाधान के रूप में ईसीआई से अब तक आया नहीं। इसलिए मैं फिर दोहराता हूं बात, अगर आपने पहले क्यों नहीं उठाया, यही उनका बहुत मजबूत डिफेंस है, तो हंसने की बात है। लेकिन वो बात भी गलत है, क्योंकि इतने सारे मेमोरेंडम्स इलेक्शन कमीशन के सामने हैं, सिटीजन्स से हैं, सिटीजन ग्रुप से हैं, और बिजू जनता दल के जैसा दल से भी है, पार्टियों से भी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, और साथ में ये भी तो ये लोग इनकी याददाश्त बड़ी वो वाली है, गजनी टाइप की है, उनको भूल जाते हैं ये लोग, को हर 10 मिनट के बाद भूल जाते हैं, है ना? जी इनको याद नहीं रहता ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत जी मतलब मुझे याद है कि डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब ने और जी हम लोग भी शायद पहले थे, हमने चौथी तारीख के बाद शायद 3 दिन छोड़ के उसके बाद हमने जी तुरंत किया था कि ये जी ये कितना बड़ा घोटाला है, ये कितनी बड़ी गड़बड़ है यार। 5 करोड़ के ऊपर वोट्स जो है, उसका कोई जी अता-पता जी नहीं है। जी तो वो 5 तो आप करोड़ से ज्यादा वोट लोकसभा पूरा, लेकिन हाँ, लोकसभा में सिर्फ 79 सीट्स, देखिए आप,
पूरा पूरा देश में पूरा मत बांटिए, 5 करोड़ वोट्स, 5 करोड़ वोट्स, तो सेलेक्टिवली कर रहे हैं ये लोग। सिलेक्टेड, बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब उसका नतीजा आप 2 मिनट दे दीजिए मेरे को, मैं जी उसका नतीजा देता हूं आपको। अच्छा, जी जी। अभी हम्म मौजूदा सरकार है आंध्र प्रदेश में, हम्म। टीडीपी लीडरशिप में हाँ। अलायंस है जी। ना? हम्म। टीडीपी ने हासिल किया हाँ 45% वोट, जी। उसको मिला 135 सीट, और 45%। हम्म। 45.6% जी उसको मिला 135 सीट्स, और जनसेना पार्टी हासिल किया 6.8%, मानिए 7%, उसको जी मिला 21 सीट, जी और बीजेपी हासिल किया करीबन 3% वोट, 2.83, 3% मानिए, 3% जी मानिए, जी 3% में उसको मिला 8 सीट, तीन क्या प्रतिशत रेशियो में है। 8 सीट मिला है। और हम्म अभी जो अभी जो हार गया पार्टी वाईएसआरसीपी, उसको हम्म। मिला 39.3%, 39.3%, जी। उसको मिला सिर्फ 11 सीट। ये गजब का, ये कमाल है सर। ये हर जगह है जी। ये। हाँ, गुजरात में भी हमको और देखने एक को मिला था। और एक चीज दीजिए मेरे को मयूर भाई, मैं हाँ, आपको स्ट्राइक रेट बताता हूँ, स्ट्राइक रेट। प्लीज 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 सर, प्लीज प्लीज। टीडीपी का स्ट्राइक रेट 94% है, जी जनसेना पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% है। 21 सीट्स 21 सीट्स कंटेस्ट किया, 21 जीत हम्म। गए। बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80% है, 80%। जी। वाईएसआरसीपी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 6% है। गजब है। 39% वोट पाने के बाद उनका स्ट्राइक रेट है 6.2%, और जनसेना पार्टी 6.8% वोट पाने के बाद उनका स्ट्राइक रेट 100%, बीजेपी 2.83% पाने के बाद उनका स्ट्राइक रेट 80%। ये क्या है? ये ये चमत्कार है, ये कमाल है सर, कमाल है ये। ये मिस्ट्री है ये। लेकिन ये ये सब खुल्लम खुल्ला आपको, आपका इंटरनेट खोल दीजिए, ईसीआई का साइट पे जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। सब अवेलेबल है। ये आबरा का डाबरा है ये, या तो पता नहीं जादूगर पीसी सरकार हुआ करते थे, केलाल हुआ करते थे, बताते थे पूरा ताजमहल गायब करते थे, ट्रेन गायब करते थे आपकी आंखों के सामने। यहाँ पे पूरा लोकचंद्र गायब कर दिया जा रहा है। पर सर अब एक आखिरी सवाल है इसमें, ये खुलासा अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि उतना ही बड़ा है जितना 24 के लोकसभा चुनाव की गड़बड़ी को लेकर था, क्योंकि ये मूल जो है इसकी जड़ पर आघात करता खुलासा है कि जी, ये आप हम सबके सामने कर रहे हैं। कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई शर्म हया की तो, मैं लाज की तो बात ही नहीं करता क्योंकि वो तो उनमें है ही नहीं। लेकिन डर भी नहीं है कि कल नहीं, जाके जब हमारे सामने ये सवाल खड़ा कर दिया जाएगा कि आपने क्यों और किस तरह से किया, क्या आधार है, तो हम उसको साबित नहीं कर पाएंगे। इसका डर तो रहता है, नहीं, इनको ये डर भी नहीं है। नहीं तो है, इस नहीं है, हालात में बिल्कुल। दे आर और डंके की चोट पे कर रहे हैं। जी, तो अब खुलासा अपने आप में बहुत बड़ा है, बट व्हाट इज गोइंग, आई मीन अकॉर्डिंग टू यू, इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट एनी हाउ टू क्वेश्चन टू शार्पन द क्वेश्चंस अगेंस्ट देम, जो कब से खड़ा है वो और तीखा सवाल हो जाएगा, क्या इनका कोई प्रभाव पड़ेगा? व्हाट इज दैट यू फील, व्हाट इज गोइंग टू बी अहेड मयूर आफ्टर दिस भाई, एक्सपोज? मयूर भाई, एक सबसे पहले हम सब लोग इसके बारे में लगातार बात करना चाहिए, क्योंकि जी सरकार ये सीख लिया है कि आप एक शाम को ऐसे बात करेंगे, और कल और एक सब्जेक्ट पे जाएंगे, परसों और एक सब्जेक्ट पे आ जाएगा, और जी युद्ध के बारे में बात करेंगे, वो पेट्रोल के बारे में बात करेंगे, वो इधर का जी बात करेंगे, उधर का बात करेंगे, ये जी एफसीआरए की बात करेंगे, ऐसे ऐसी हमारा अटेंशन ऐसे ऐसी चले जाएगा। जी तो आप जैसे लोग एक ऐसी सवालों को
पुनः पुनः फिर से बात करना चाहिए, बात करवाना चाहिए, लिखना चाहिए, लिखवाना चाहिए। बिल्कुल। और ये इसका नतीजा क्या होना चाहिए? इसका नतीजा ये होना चाहिए, ये आखिरी नागरिक तक ये पहुँचना चाहिए कि हम हम जो वोट कर रहे हैं, इसका कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक। दूसरा, अभी इससे एसआईआर भी जोड़ा गया। एसआईआर का क्या है? एसआईआर ये है कि अब तक हमारे लोकतंत्र में लोग निर्णय ये कर रहे हैं सरकार में कौन बैठेगा। अब एसआईआर के बाद ये होगा कि सरकार तय करेगा कौन वोटर रहेगा। तो बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है ना? अच्छा, ये भी समझाना है लोगों के पास जाके, लोगों के बीच में जाके ये बात करना है कि अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन एक ही है कि पीसफुल एजिटेशन, जी। शांतिपूर्वक सत्याग्रह। गांधी जी ने हम लोगों को सिखाया है, तो इसको हम अपनाना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि देशवासियों के सामने आज के हालात जो हैं वो एक सबसे बड़ा उदाहरण है इस बात का जी। कि जो हम लोग लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आम देशवासी तक, कि सरकार को आपके वोट की नहीं पड़ी है, वो वोट मैन्युफैक्चर कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस वक्त हम सबके सामने है। लाखों की तादाद में माइग्रेशन फिर से हो रहा है, लोग परेशान हैं एलपीजी की जो कमी है उसके चलते। मुंबई शहर से, दिल्ली शहर से, और गुजरात के अहमदाबाद और सूरत और राजकोट जैसे शहर से, और देश के कई और शहरों से जो प्रवासी लोग हैं, जो मतलब जो माइग्रेंट्स हैं, जो कि अपना घर छोड़ के, अपना गांव या देहात छोड़ के शहरों में दो पैसे कमाने के लिए आते हैं, वो आपको बड़ी मात्रा में वापस जाते दिख रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे दृश्य हम दिखा चुके हैं, आपने कहीं और भी देखे होंगे। और ये सब हाय तौबा मची है, एक तरह की चीख है जो इस देश के लोगों की, आम आदमी की जो है वो उठ रही है, गूंज रही है, सुनाई दे रही है। लेकिन क्या अगर सत्ता में बैठे लोगों को आम जनता की तकलीफ और पीड़ा से पैदा होने वाले गुस्से का डर होता, तो क्या वो ये सब हालात पैदा होने देते? नहीं, नहीं होने देते। पर क्योंकि उनको नहीं फर्क पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा प्रमाण है इस बात का कि आपके मन में चाहे जितना भी गुस्सा हो, आक्रोश हो सत्ता में बैठे लोगों या उस पार्टी के खिलाफ, लेकिन एंड में जब इलेक्शन या चुनाव करवाया जाएगा तो दे नो कि कौन सा मैकेनिज्म जो है पूरा, उसमें कौन सी स्विच दबानी है, कौन सा बटन दबाना है, और वोट आप कहां भी डाले जीतेंगे वो। और या तो वही जीतेगा जिनको वो चाहते हैं कि वो जीते। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। इसको अभी भी जो है, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता है। कोरोना था उसका एक प्रमाण, कोरोना में जो हालात हुए वो भी उसका प्रमाण था। लेकिन आपसे थाली बजवा दी, ताली पिटवा दी, है ना, ढोल बजवा दिए, ये सब करवा दिया। दूसरा प्रमाण है इसका, क्योंकि मैं सर का ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहता, ऑलरेडी 40 मिनट्स हो चुके हैं, पर इस बात को समाप्त करते करते मैं कहना चाहता हूं कि दूसरा प्रमाण एक और भी है। जिस तरह से तेजी से इस देश का अर्थतंत्र सफर कर रहा है, और हमारी करेंसी की जो औकात बन चुकी है, वो भी एक प्रमाण है। और हम कुछ नहीं कह पा रहे, ना हम कुछ बोल रहे हैं। पूरे आज के वैश्विक हालात में हम एक मुख्य प्रेक्षक हैं, और साथ में हम एक तरह से किसी के एम्प्लॉय की तरह नजर आते हैं कि कोई कुछ कहेगा हम वो कर लेंगे। तो ये सब प्रमाण है। आप देशवासियों को इससे ज्यादा और क्या समझना और सोचना है। तो यही था। सर बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं आपका कि आपने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझाया है। ये जो खुलासा है बहुत बड़ा, ये आंध्र प्रदेश वाला चुनाव का, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर। और ऐसे ही आपसे समय जब मौका मिलेगा तो मांगते रहेंगे। उम्मीद है कि आप आएंगे और बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
तो दोस्तों परकला प्रभाकर साहब थे, है ना? अब आपने उस बारे में हमारी जो ये बातचीत छे, ये जो हुई और जो आपने सुनी, इस पर आपकी जो राय बनती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के ज़रिए हमको लिख के ज़रूर से बताइए। और अगर आपको लगा कि ये लाभप्रद थी, आपकी जानकारी में इससे वृद्धि हुई और आपके काम की बातचीत थी, तो इस वीडियो को लाइक करें। इस लिंक जो है उसको आप हो सके उतना शेयर करें, ताकि और लोगों तक पहुंचे। और ये मंच आप ही का है, अगर आपने अब तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, अपने साथियों से करवाएं। और हम लोग इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, हमें आर्थिक सहयोग आप ही से चाहिए होता है, किसी और से हम लेते नहीं है। तो आप से गुजारिश है, नीचे स्क्रॉल आप पढ़ पा रहे होंगे, उसमें आप मेंबरशिप के जरिए, ज्वाइन बटन के जरिए या तो यूपीआई के जरिए आप जितना चाहे उतना और जब चाहे तब हमको आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। तो बस यही आपको एक अपील करनी थी, जो कर दी हमने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।